प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पूर्ण कर ली होगी। आज हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्नावली 1.3 के पहले आप समझें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। इनका आपने संख्या जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनका आपने संख्या रेखा पर स्थान भी आपने निर्धारित करना सीख लिया था। अब हम पढ़ेंगे इस करनी 2, करनी 3, करनी 5 या व्यापक रूप में करनी p अपरिमेय संख्याएं हैं, जहां p एक अभाज्य संख्या है। इसमें हम एक प्रमेय का उपयोग करेंगे ऐसे सवालों को सिद्ध करने में। अपरिमेय संख्याएं आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या s यदि अपरिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0। तो परिमेय को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु हम अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं करनी 2, करनी 3, करनी 15, पाई, ऋण करनी 2 करनी 3, 0.10, 1 0, 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0 डैश डैश। अर्थात ध्यान से यहाँ से देखिए, दशमलव के बाद ये कैसा है, अशांत अनावर्ती। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय। अब किस प्रमेय का हम ऐसे सवालों में उपयोग करेंगे तो उसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है और p a वर्ग को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब यह है p यदि a वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। प्रश्नावली 1.3 में कुल 3 सवाल हैं। तीसरे सवाल में 3 सवाल हैं। इसे हम 2 भागों में पढ़ रहे हैं। तो पहले भाग में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे, इसे हम विरोधाभास उत्पत्ति भी कहते हैं, यानी जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत मान लेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है कि करनी 5 अपरिमेय संख्या है, तो हम विपरीत मान लेंगे कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब करनी 5 हमने परिमेय संख्या मानी है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार हम करनी 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0, तथा p और q का जो है ये दोनों p और q ये सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है जो दोनों को p और q को विभाजित करता हो। अब यहाँ से हम q का पक्षांतर कर दें तो करनी 5 q बराबर होगा p। अब दोनों पक्ष का वर्ग कर दीजिए, तो करनी 5 q का पूर्ण वर्ग बराबर p का वर्ग। इसे हम होल स्क्वायर भी अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। करनी 5 का वर्ग होगा 5 और q का वर्ग होगा q वर्ग बराबर p वर्ग। समीकरण नंबर हमने इसे 1 दे दिया। अब यहाँ से 5 का पक्षांतर कर दें तो q वर्ग बराबर p वर्ग बटे 5। अब हम जो थोड़ी देर पहले प्रमेय पढ़े हैं उसी प्रमेय का हम इसमें उपयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 5 p वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। ये उसी प्रमेय के जैसा आपको समझ में आ गया होगा। और इस कथन को इसको हम समीकरण नंबर 2 के रूप में व्यक्त कर दें। अब 5 क्या कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है, तो हम p बराबर 5 के लिख सकते हैं। k क्या है, कोई स्थिरांक है, तो हमने p बराबर क्या लिख दिया, 5 के, और इसे हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो 5q वर्ग ज्यों का त्यों बराबर p की जगह हमने कोष्टक में लिखा 5k का पूर्ण वर्ग, हल किया तो आया 25k वर्ग। अब यहाँ से हम 25 का कर दें पक्षांतर, तो 5q वर्ग बटे 25 काट दीजिए बराबर k वर्ग। तो k वर्ग बराबर मिलेगा q वर्ग बटे 5। फिर उसी प्रमेय का उपयोग होगा।
5, ध्यान से देखिए, 5 क्यू वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, इसे हमने समीकरण 3 के रूप में कह दिया। और आपने समीकरण 2 में देखा कि 5 पी को भी विभाजित कर रहा है, यानी 5 एक ऐसा उभयनिष्ठ संख्या या गुणनखंड है जो पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। जबकि जो परिमेय संख्या है उसमें आपने क्या माना था कि पी और क्यू सह अभाज्य हैं, अर्थात कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो पी और क्यू को विभाजित करे। तो समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाया। परंतु जैसा हमने आपको बताया कि यह जो हमने माना है तथ्य का यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि पी और क्यू कैसे थे, सह अभाज्य, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमको मिला। तो यह जो विरोधाभास हमको मिला है, ये क्यों मिला है, किस कारण मिला है? तो इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की। हमने माना था कि कर्णी 5 क्या है, परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना था। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आप कर्णी 5 की जगह कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 7 कोई भी अभाज्य संख्या कर्णी के अंदर लेकर के इसी बिल्कुल सेम इसी सवाल की तरह आप कर सकते हैं। 5 की जगह आप उस संख्या को लेके हल करिए और आप करिएगा तो आपसे बन जाएगा। तो कर्णी 2 भी कर लीजिए, कर्णी 3 का भी कर लीजिए। प्रश्न दूसरा देखें, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर वही जो जैसे पहले अपन ने माना था विरोधाभास उत्पत्ति मानेंगे। हमें सिद्ध करना है कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही हम मानेंगे तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर P/Q। अब P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के, व P व Q सह अभाज्य है, यानी कोई भी P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसमें हम 3 का कर दें पक्षांतर। तो 2 कर्णी 5 बराबर P/Q ऋण 3। हल कर लीजिए दाहिने पक्ष में, तो आ जाएगा हर में Q P ऋण 3Q 2 कर्णी 5 बराबर में। अब 2 का भी पक्षांतर कर दीजिए, तो कर्णी 5 बराबर आएगा P ऋण 3Q/2Q। अब P और Q क्या है, पूर्णांक है, या पहले ही जब आपने P/Q माना है परिमेय के रूप में तो उसमें अपन ने लिखा है। तो P और Q क्या है, पूर्णांक। अब ध्यान से देखिए 2 और 3 भी पूर्णांक है। अब इनमें कोई भी पूर्णांक लीजिए और मान रख के जब आप हल करोगे तो ये कैसी संख्या मिलेगी आपको, एक परिमेय संख्या के रूप में दाहिनी तरफ। जब इनमें मान रखिए, कोई भी मान ले लीजिए, तो अतः P ऋण 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके बराबर में क्या है, कर्णी 5, लेकिन आप प्रश्न पहले में पढ़ चुके हैं कि कर्णी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि हमें इसके अनुसार दाहिने पक्ष में परिमेय मिला तो बायां पक्ष बराबर में है, इसलिए बायां पक्ष भी परिमेय होगा। यानी हमें क्या मिल गया कि कर्णी 5 जो है वो कैसी है, अपरिमेय, जबकि हमको यहाँ पर क्या मिल गया, परिमेय। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है, ये क्यों प्राप्त हुआ, जैसे पहले वाले प्रश्न में अपन ने लिखा, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 3 धन 2 कर्णी 5 को एक परिमेय संख्या माना, जबकि ये क्या है, एक अपरिमेय। तो अतः हम कह सकते हैं 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप होमवर्क के रूप में कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 7 अपरिमेय संख्याएं हैं, ऐसा आप सिद्ध कर सकते हैं प्रश्न पहले के अनुसार। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।